Assalamualaikum. I hope you guys are doing absolutely fine. This is lecture number 4 of our May-June series 2026. Okay? हमने लास्ट लेक्चर में लेंथ कंप्लीट कर लिया था कि लेंथ क्या होता है, लेंथ को मेजर करने के लिए कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, उन सब इंस्ट्रूमेंट्स की रेंज, उन सब इंस्ट्रूमेंट्स की प्रिसिजन्स, उन सब इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं और कब-कब कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, ये हम सब कर चुके हैं। ठीक है? अब हम लेंथ के 1-2 पॉसिबल क्वेश्चंस करेंगे टू मेक श्योर जो हमने किया वो आपको समझ आया या फिर नहीं। ठीक है? अच्छा, सो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सीरीज़ का सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक टिप दूँगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगा। इनको याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएँगे। ठीक है? टिप नंबर 1 ये है कि भाई आपने सबसे पहले तो रीड स्लोली। अब बताता हूँ, इन सब टिप्स की आपको रीज़न्स भी बताऊँगा और क्या बेनिफिट्स हैं वो भी बताऊँगा। देखो एमसीक्यूज़ के अंदर ना एक वर्ड पूरे एमसीक्यू का मतलब बदल सकता है। ओके? अगर आप जल्दबाज़ी में पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सवाल गलत समझ लोगे और गलत आंसर कराओगे। ओके? अब एक बार आराम से पढ़ना या बार-बार तेज़ी से पढ़ना उतना ही टाइम लगेगा। तो एक बार आराम से पढ़ लेना। ठीक है? टिप नंबर 2 ये है कि अंडरलाइन कीवर्ड्स। बताता हूँ कौन से कीवर्ड्स। अब आप सवाल पढ़ रहे हो, ठीक है? आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नज़र आई। अब वो न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर कोई डेफिनेशन है या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है पेंसिल से। क्यों अंडरलाइन करना है? आप जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक एमसीक्यू आया जहाँ पे आपने कैलकुलेशंस करनी है। अब आपने एक एमसीक्यू पढ़ा, नीचे आपने आपको पता चला कि आपने कैलकुलेशंस करनी है। अब आप दोबारा एमसीक्यू पढ़ोगे वो डेटा निकालने के लिए। लेकिन अगर आपने अंडरलाइन किया होगा तो आपको अपना डेटा सामने नज़र आ जाएगा। ठीक है? स्टेप नंबर 3 है रफ स्केच। जब भी आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आए कि भाई ऐसा हो रहा था, ऐसा हो गया, वैसे हो गया, ठीक है? और आपको डायग्राम नहीं बना के दी जाए तो आपने लाज़मी एक रफ स्केच बनाना है। आपने डायग्राम बनाने नहीं बैठ जाना, बस गंदी सी डायग्राम बना लेनी है अपनी अंडरस्टैंडिंग्स के लिए, ठीक है? क्योंकि डायग्राम बनाने से वो एमसीक्यूज़ आपको और अच्छी तरह समझ आ जाते हैं। इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है। ये 3 टिप्स आपने लाज़मी फ़ॉलो करनी है। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन टिप्स को फ़ॉलो करते हो ना, तो आपके आंसर्स जो है ना, वो ज़्यादा सही होने लग जाएँगे, ठीक है? आप एमसीक्यूज़ में ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। ओके, लेट्स सॉल्व नाउ। अ लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज़ लेबल्ड लेंथ 30 मीटर्स। एक कॉपर वायर है, उसकी लेंथ 30 मीटर्स। अब ये इंपॉर्टेंट डिटेल है, मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। अब मैंने हाइलाइट किया बट मुझे पता है पेपर में आपके पास पेंसिल होगी, तो आपने अंडरलाइन कर लेना है, ओके? समझदार रहिए। एंड डायमीटर 0.5 मिलीमीटर्स और इसका जो डायमीटर है ना इट इज़ 0.5 मिलीमीटर्स, ठीक है? विच इंस्ट्रूमेंट्स आर मोस्ट सुटेबल टू मेजर एक्यूरेटली द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द वायर। भाई अब इन दोनों चीज़ों को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट सबसे अच्छे हैं, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं डायमीटर। ये 0.50 मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर का भी हाफ हम रूलर से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है? हम लोग वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से भी मेजर कर सकते हैं। बट आपको एक बात है ना, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपकी रीडिंग मिलीमीटर से होगी तो आप क्या यूज़ करोगे? जब भी आपकी रीडिंग मिलीमीटर्स में होगी आप यूज़ करोगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है? आपने यूज़ करना है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है? अच्छा जी। हमारी लेंथ मिलीमीटर्स में है, बिल्कुल मिलीमीटर्स में है, तो इसके लिए हम लोग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज़ करेंगे, ठीक है? तो जो इर्रेलेवेंट है हम उनको काट देते हैं।
डायमीटर के लिए वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे, मतलब ए ऑप्शन गलत है, ए के साथ साथ सी भी गलत है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं लेंथ की। लेंथ आपके पास है 30 मीटर्स। अब जरा सोचें कि आप क्या एक मीटर रूल से लेंथ मेजर कर सकते हो? क्या आप मीटर रूल से ये 30 मीटर्स की लेंथ मेजर कर सकते हो? हालांकि एक मीटर रूल सिर्फ जो है वो 1 मीटर की लेंथ मेजर कर सकता है। नहीं, आप रूलर से नहीं कर सकते। ठीक है, तो किससे कर सकते हो? टेप मेजर से। याद है मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको लेंथ ग्रेटर देन 1 मीटर आएगी ना और सेवरल मीटर्स में होगी, तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे? हमेशा टेप मेजर। ठीक है, टेप मेजर यूज़ करोगे। तो आपका सही आंसर कौन सा है? आपका सही आंसर है डी। शाबाश। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से रीडिंग निकालनी है। तो आई होप आप लोगों को याद हो मैंने कैसे पढ़ाया था आप लोगों को। अच्छा 2 सवाल हैं, ओके, ओके, ओके। A student determines the circumference of a golf ball. Which instrument gives the reading that is the circumference of the golf ball? अब circumference पता है क्या होता है? ज़रा ध्यान से देखना है, सवाल में फंसोगे आप। फॉर एग्जाम्पल कोई ये बॉल है, ठीक है? हमें ये कर्व लेंथ चाहिए, ये कर्व लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ। हमें डायमीटर नहीं चाहिए, इस बार हमें कर्व लेंथ चाहिए, ठीक है? तो क्या अभी कर्व लेंथ कैलिपर से निकाल सकते हो? ज़रा सोचो। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। आप कर्व लेंथ किससे निकालोगे? ये तो सिर्फ एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर लेंथ और डेप्थ निकाल सकता है। सर्कमफ्रेंस कॉन्फ्रेंस के पास है ही नहीं है। तो कैलिपर तो बाहर हो गया। क्या हुआ? कैलिपर बाहर हो गया। ठीक है, माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी अपने जास के अंदर फंसाएगा और इसका सिर्फ डायमीटर निकाल सकता है। सर्कमफ्रेंस वो भी नहीं निकाल सकता, भी बाहर हो गया। रूलर, अब रूलर से आप कैसे निकालोगे? जरा देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये रूलर है आपके पास, ठीक है, तो आप इस सर्कमफ्रेंस का कैसे निकालोगे? रूलर से भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टेप मेजर है, टेप मेजर जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो कर्व हो सकती है। तो आपने टेप मेजर को यहाँ पे रखा और बॉल की सरफेस के साथ कर्व कर करके आपने यहाँ पर आके उसकी रीडिंग देख ली। ठीक है, तो टेप मेजर से पॉसिबल है। टेप मेजर याद रखो, व्हेनेवर व्हेनेवर यू हैव टू मेजर कर्व्ड लेंथ्स। ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, व्हेनेवर you have to measure curved lengths, you use tape measure curved lengths। ठीक है, you will use tape measure। अच्छा, next question। Okay, next question। The diagram shows a micrometer scale, okay, which reading is shown। अच्छा, reading निकालिए। तो स्टेप्स याद रखो, ठीक है, स्टेप्स याद रखने हैं, बाकी सब कुछ बहुत आसान है। ये जो था हमारा ये मेन स्केल था, है ना? ये मेन स्केल था और ये हमारा क्या था? ये हमारा रोटेटिंग स्केल था, रोटेटिंग स्केल था। तो सबसे पहला स्टेप ये था कि भाई आप मेन स्केल तक जहाँ तक रीडिंग निकाल सकते हो आप निकालोगे। ओके, तो ये आपको 0.5 दिखा रहे, नीचे वाले डिवीजन 0.5 किए, ऊपर वाले डिवीजन 1 मिलीमीटर किए। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 7, यहाँ पे 7 आ गया, सॉरी यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ 0.5 पे देख सकता हूँ, मैं 7.5 तक रीडिंग निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर इंतहाई गौर किया जाए तो इस 0.5 वाले मार्क के बाद भी कुछ स्पेस है जहाँ की रीडिंग हमने निकाली है। तो मेन स्केल से हम 7.5 की रीडिंग निकाल सके। जो मेन स्केल है वहाँ से हमने 7.5 mm की रीडिंग निकाली है। ठीक है, और अब हमने रोटेटिंग स्केल से निकालनी है। आपने देखना ये है कि जो सेंटर लाइन है ना, ये किस रीडिंग के साथ, किस लाइन के साथ मीट कर रही है रोटेटिंग स्केल के ऊपर। ओके, देखते हैं। तो ये वाली लाइन जो है ना, ये लाइन इसके साथ ही मीट कर रही है रोटेटिंग स्केल के ऊपर। अब हमने इस लाइन की मेजरमेंट निकालनी है, 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये 14 है।
अब आपने करना क्या है, इसके रीडिंग को ना आपने 100 से डिवाइड कर देना 0.14 mm। रीडिंग्स हमेशा मिलीमीटर में आएगी। रोटेटिंग स्केल की रीडिंग क्या आई, 0.14 मिलीमीटर्स। अब आपने क्या करना है, मेन स्केल की रीडिंग में आपने रोटेटिंग स्केल की रीडिंग को ऐड कर देना है, सिंपल। 7.5 प्लस 0.14, ठीक है, आपके पास आया 7.64 मिलीमीटर्स। एंड देयर यू गो, ये आपकी रीडिंग है 7.14, 7.64, यस 7.64 मिलीमीटर्स, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम क्या चीज़ है भाई? देखो, वॉल्यूम कहा जाता है इज नोन एज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। आपसे एग्जाम में कहा जाए डिफाइन वॉल्यूम, वॉल्यूम, व्हाट इज मीन बाय वॉल्यूम, क्या लिखोगे? आप लोग लिखोगे वॉल्यूम इज नोन एज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि एक चीज कितनी जगह घेर रही है वो उसका वॉल्यूम है। ओके, इसको मिसरा भी कहते हैं हम। इट इज अ लेंथ इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, और वॉल्यूम फॉर एग्जांपल हम लोग देते हैं क्यूब का वॉल्यूम कैसे फाइंड नोट करते हैं। क्यूब का वॉल्यूम होता है L इंटू L, लेंथ इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, अच्छा, अब भाई हमें क्या पढ़ना आना चाहिए, हमें इसमें ये आना चाहिए कि वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को कैसे मेजर किया जाता है और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होती। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड वी यूज अ मेजरिंग सिलेंडर। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल आते हैं किसी लिक्विड का वॉल्यूम निकालना है कि भाई लिक्विड का वॉल्यूम कितना है। आप लोग एक मेजरिंग सिलेंडर, इस मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर बेसिकली कैलिब्रेशन हुई होती है, एक स्केल बना होता है। आप इसमें पानी डालते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे पानी डाला, ठीक है, और पानी यहाँ तक भर गया और आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे 60 आ रहा था, बस चल गया कि पानी का जो वॉल्यूम है वो 60 मिलीलीटर है। ठीक है, 60 मिलीलीटर है। ओके, ये 60 cm³ है। ओके, अच्छा, अगर बात करें कि आप किसी सॉलिड का, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सॉलिड है, उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? फॉर एग्जांपल एक बॉल है, फॉर एग्जांपल एक क्यूब है, एक रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डायमंड है। ओके, एक पिरामिड है, एक सिलेंडर है, उनका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर एक रेगुलर शेप है ना, एक रेगुलर शेप है, तो रेगुलर शेप का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता है मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी क्यूब का फॉर्मूला वॉल्यूम निकालना है तो आप लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ करते हो। अगर आपने किसी रेक्टेंगल का वॉल्यूम निकालना है तो आप लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट करते हो। ठीक है, अगर आपने सिलेंडर का निकालना है तो आप पाई आर स्क्वायर्ड इनटू हाइट करते हो। ये सारे मैथ्स में पढ़ोगे आप। ओके, अब यहाँ पे बस बताना ही चाहता था कि भाई रेगुलर शेप्स का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। भाई मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, आप मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज करके आप उनका वॉल्यूम निकालते हो। लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज करेंगे भाई? अच्छा, मेरी बात सुनो, आपने किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना है, आप क्या मेजर कर रहे हो? आप उसकी लेंथ मेजर कर रहे हो ना। ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों है लेंथ ही ना। अगर आप पाई आर स्क्वायर रेडियस मेजर कर रहे हो, डायमीटर मेजर कर रहे हो, वो भी तो लेंथ ही है ना। तो ये लेंथ को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? जो भी पढ़ के आए हैं हम इंस्ट्रूमेंट्स यही यूज करेंगे। रेगुलर शेप्स का वॉल्यूम निकालने के लिए हम यही सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, क्योंकि हमने उसमें लेंस निकालनी होती है और उन लेंस का यूज करके हम उनको फॉर्मूला में डालते हैं और फॉर्मूला जो है ना वो हमें उनका वॉल्यूम दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी क्यूब का वॉल्यूम निकालना है और उस क्यूब की जो लेंथ है ना, एक क्यूब है, ठीक है, आपने इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, और आपसे कहा जाता है ये क्यूब की जो लेंथ है, क्योंकि सारी लेंथ सेम होती हैं, इसकी लेंथ है 1 मिलीमीटर। तो ज़रा ध्यान से सोचो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे। बहुत छोटा क्यूब है, उसकी एक लेंथ 1 मिलीमीटर है, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे? आप माइक्रोमीटर यूज़ करोगे। ठीक है, आप ये लेंथ मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये लेंथ आपके पास है 10 सेंटीमीटर।
ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ मेजर की जा सकती है टेप मेजर से भी, वर्नियर कैलिपर से भी, रूलर से भी। ओके? अच्छा जी, आगे चलते हैं। To find the volume of an irregularly shaped solid, we use a method known as displacement of water. अब अगर मेरे पास एक पत्थर हो, मैं आपके हाथ में आके रख के दूँ, ये पत्थर है, इसका वॉल्यूम निकाल के दिखाओ। अब दुनिया का जितना बड़ा मर्ज़ी साइंटिस्ट हो, वो उसके लिए कोई फ़ॉर्मूला नहीं बना सकता, ठीक है? क्योंकि पत्थर की लेंथ हम निकाल ही नहीं सकते, वो एक इर्रेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट जो हैं, जो इर्रेगुलरली शेप्ड है, जिनकी कोई परफेक्ट शेप नहीं है, जिनका कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, हम उनका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? उनका वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। वो प्यासे कौवे वाली कहानी सुनी है? जिसमें गमले में पानी होता है थोड़ा-सा, उसमें पत्थर डालता है तो पानी ऊपर आ जाता है। अब पत्थर डालने से पानी क्यों ऊपर आ जाता है? क्योंकि जब हम कोई चीज़ पानी के अंदर डालेंगे ना, तो पानी का वॉल्यूम राइज़ कर जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप अंदर डाल रहे हो वो भी एक स्पेसिफिक जगह घेर रही है। वो पानी के अंदर जाके स्पेसिफिक जगह घेरेगी, पानी से जगह ले लेगी। बताता हूँ अभी, आ जाओ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर वाला मेथड। पहले स्टेप्स पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाऊँगा। ऐड सम वाटर टू द मेजरिंग सिलेंडर, यूज़ एन एप्रोप्रिएट मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है? मेजर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, add the irregular solid to the measuring cylinder, you will see a rise in the volume, subtract V1 from V2 and you will get your volume. अभी मुझे पता है कुछ भी समझ नहीं आया। अभी इधर से गया इसका आंसर दूसरे कान से निकल गया। ऐसा ही होना चाहिए। अब समझ आएगी। अब समझ आएगी इन स्टेप्स की क्योंकि मैं अब समझाऊँगा। पहले से मैंने पढ़े थे, तो अब ध्यान से देखो। ओके। तो पहला स्टेप ये था कि आप सबसे पहले एक एप्रोप्रिएट मेजरिंग सिलेंडर लोगे, ठीक है? और उसमें थोड़ा-सा पानी डाल लोगे। तो मैंने एक एप्रोप्रिएट मेजरिंग सिलेंडर ले लिया, ओके? और इसके अंदर मैंने पानी भर दिया। अच्छा जी। स्टेप नंबर 2 ये था कि आप इस पानी का वॉल्यूम मेजर कर लोगे। आपने क्या करना है, आपने इस पानी का वॉल्यूम मेजर कर लेना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मेजर किया, इस पानी का जो वॉल्यूम था ना वो आ रहा था 40 सीएम क्यूब, ठीक है? ये पानी का वॉल्यूम आ रहा था, ओके? अच्छा जी। ये स्टेप 1 और स्टेप 2 खत्म हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 ये है कि आपका जो इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट था, जो ये ऑब्जेक्ट था आपका, ये साथ ही आ गए। अच्छा जी। ये जो पत्थर था ना आपका, स्टेप नंबर 3 में आपने इस पत्थर को पानी के अंदर डाल देना है, ठीक है? अब जब इसको पानी के अंदर डालोगे, आपको नज़र आएगा कि पानी के लेवल में राइज़ आया है, पानी का लेवल इंक्रीज़ हुआ है ना? ये जो पानी के लेवल में इंक्रीज़ आया होगा ना पत्थर डालने के बाद, ये बेसिकली ये इंक्रीज़ पत्थर का वॉल्यूम होगा। अच्छा जी, तो जो मेरी पहली रीडिंग थी ना, जो मैंने पानी सिर्फ़ पानी की निकाली थी, मैंने इसको नाम दे दिया फॉर माय एज कि इस रीडिंग का नाम है V1, ओके? अब पत्थर प्लस वाटर, मतलब जब पत्थर भी चला गया, पानी भी चला गया, तो इनकी जो रीडिंग आ रही थी ना, वो रीडिंग थी 50 सीएम क्यूब। इसको मैंने नाम दे दिया V2 का, इसको मैंने नाम दे दिया V2 का, ठीक है? अब पत्थर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हम ये वॉल्यूम है वाटर प्लस स्टोन, ठीक है? तो अगर हमने स्टोन का रीडिंग निकाली है, तो हम इसमें से पानी का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे? हम V2 में से V1 माइनस कर देंगे। हम 50 में से 40 माइनस कर देंगे एंड हमारे पास आ गया पत्थर का वॉल्यूम। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि टेक अप्रोप्रिएट मेजरिंग सिलेंडर। इसका मतलब ये है कि भाई एक ऐसा सिलेंडर लेना जिसमें पत्थर पूरा आ जाए। अब अज़्यूम करो पत्थर इतना बड़ा है और ये मेजरिंग सिलेंडर छोटा-सा है। तो मेजरिंग सिलेंडर हिसाब से लेना है कि भाई इसमें पूरा आ जाए ये और रीडिंग आप निकाल सको, इसलिए अप्रोप्रिएट मेजरिंग सिलेंडर। स्टेप क्या है? 1 क्या है? अप्रोप्रिएट मेजरिंग सिलेंडर लेना है, उसमें थोड़ा-सा पानी डालना है, पानी में आपने पानी का वॉल्यूम मेजर कर लेना है। स्टेप 3 ये है कि आपने फिर पानी के अंदर वो
इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट डालना है, पानी के लेवल में राइज आएगा और जो राइज आया होगा, जो लेवल में इंक्रीज आया होगा वो पत्थर का वॉल्यूम होगा। और इंक्रीज कैसे निकालेंगे? हम वाटर प्लस वो इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में से सिर्फ वाटर का वॉल्यूम माइनस कर लेंगे। दैट्स इट। इतना आसान था ये। अभी इतने खुश ना हो। अगर मैं कहूँ कि वो ऑब्जेक्ट लकड़ी का टुकड़ा है, फिर क्या करोगे? भाई वो तो डूबेगी नहीं पानी में। अब क्या करोगे? हम्म लकड़ी तो पानी में डूबेगी नहीं, फिर उसका वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे? आ जाओ, इसका तरीका देखते हैं। तो इस तरीके के लिए आपने करना ये है कि पहले जो सारी खिचड़ी पकी है ना, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, एक मैं आपके लिए एक नई खिचड़ी पकाऊंगा जहाँ पे आपको समझाना आसान होगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने करना ये है कि देखो, पहले मैं इनको ऐसे ही कॉपी डाउन कर लेता हूँ। एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट इनको कॉपी कर लेते हैं नीचे, क्योंकि भाई मशीन सिलेंडर्स की बहुत किल्लत है, बनाना बहुत मुश्किल है इनको। ओके, इनको मैंने ले लिया, ये रेडी सब कुछ मैंने निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, नहीं इसको रहने दो। ओके, अब अगर एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक इरेगुलरली शेप लकड़ी का टुकड़ा है, तो फिर क्या करोगे? फॉर एग्जांपल ये है लकड़ी का टुकड़ा, वो ये है वो लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप एक ऐसी चीज लोगे, ठीक है, जो पानी में डूब जाती हो और उसका वॉल्यूम आपको पता हो। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास वहां पे सिर्फ पत्थर पड़ा हुआ था। मैंने ये किया कि मैंने पत्थर का वॉल्यूम इसी यू कैन से कि इसी प्रोसेस का यूज़ करके मैंने इस पत्थर का वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, मैंने पहले पानी डाला, पानी में पत्थर डाला, जो इंक्रीज आया वो मैंने निकाल लिया और मेरे पास पत्थर का वॉल्यूम आ गया। एज्यूम करो मेरे पास पत्थर का वॉल्यूम आया 10 cm क्यूब, बल्कि नहीं, एज्यूम क्या करना है, वाकई ये बात है। 10 cm क्यूब आया, मैं वो पत्थर नीचे ले आया। 10 cm क्यूब, ठीक है, 10 cm क्यूब आया। अब मुझे बताओ कि जब मैं इस पत्थर को इस लकड़ी के टुकड़े के साथ अटैच कर दूंगा तो क्या मेरी लकड़ी डूब जाएगी? बिल्कुल डूब जाएगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने इस पत्थर को लकड़ी के टुकड़े के साथ अटैच कर दिया। ओके, अब इस पत्थर का वॉल्यूम मुझे पता है। मैंने लकड़ी के टुकड़े के साथ पत्थर का वॉल्यूम अटैच कर दिया। ठीक है, अब स्टेप वन वही है कि आपने इनिशियली पानी डालना है और उस पानी का वॉल्यूम मेजर कर लेना है। एज्यूम करो इस पानी का जो वॉल्यूम था वो आपके पास था 30 cm क्यूब। ठीक है, आपने मेजर कर लिया और इस रीडिंग को मैंने नाम दे दिया V1। ठीक है, अब आपने ये किया कि जो अटैच किया था ना आपने पत्थर प्लस पत्थर को आपने पानी में डाल दिया। अब क्योंकि पत्थर साथ लगा हुआ था तो ये लकड़ी का टुकड़ा डूब गया और पानी के लेवल में ऑफ कोर्स इंक्रीज आएगा। पानी के लेवल में ऑफ कोर्स इंक्रीज आएगा और वो जो इंक्रीज आया वो ये था। पहले लेवल ये था, ठीक है, और बाद में लेवल जो था वो ये हो गया, ये आया इंक्रीज। ये था इंक्रीज, ये इंक्रीज आया। ओके, और ये V2, अब आपने V2 मेजर कर लिया। जो V2 आपके पास आया इट वाज 60 cm क्यूब, और मे बी 50 cm क्यूब सही होगा। 50 cm क्यूब, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब सोचो ज़रा, अगर मैं V2 माइनस V1 करूँ दोबारा से, अगर मैं 50 cm क्यूब में से माइनस कर रहा हूँ 30 cm क्यूब, तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास इन दोनों का मिला के वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का जो मिला के वॉल्यूम है ना, अटैच करके वॉल्यूम है, वो कितना है? 20 cm क्यूब। और इन दोनों में से मुझे पत्थर का वॉल्यूम पता है, तो अगर मैंने लकड़ी का निकालना है तो मैं इसमें से सिंपली क्या करूँगा? पत्थर का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा। 20 माइनस मैंने 10 माइनस किया तो मेरे पास आ गया लकड़ी का वॉल्यूम, विच इज 10 cm क्यूब एज वेल।
अब दोबारा बताता हूँ कि मैंने क्या किया जिन लोग को नहीं समझ आया। मैंने कहा कि अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो फ्लोट करता हो, तो उसकी रीडिंग हम लोग कैसे निकालेंगे? उसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम यही मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो हम लकड़ी के साथ जोड़ें और वो पानी में डूब जाए। तो मैंने एक भारी पत्थर ले लिया, ठीक है, जो पानी में डूबता हो, और मैंने पहले उस भारी पत्थर का ये पूरा प्रोसेस करके उसका वॉल्यूम निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट और वाटर वाला मेथड लगा के इसका वॉल्यूम मैंने निकाल लिया, जो कि 10 cm³ आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने इसको लकड़ी के साथ अटैच कर दिया और मैंने इसको पानी में डाल दिया। अब लकड़ी क्योंकि इसके साथ भारी होगी तो वो डूब गई, लकड़ी डूब गई, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम पानी का 30 cm³ था और ये डालने के बाद, दोनों का मिक्स डालने के बाद 50 हो गया। जो इंक्रीज आया ना पत्थर प्लस लकड़ी को डालने के बाद, इट वाज 20 cm³ का। अब इस 20 cm³ में, ठीक है, पत्थर का वॉल्यूम भी है और लकड़ी का वॉल्यूम भी है। हमें पत्थर का वॉल्यूम पता है, तो हमने पत्थर का वॉल्यूम माइनस कर दिया, हमारे पास लकड़ी का वॉल्यूम आ गया। इस तरह से हम लोग उन ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, जो कि तैरते हैं। ओके, स्टेप्स वही है, बस एक रिसर्च सब्जेक्ट होगा कि आप अटैच कर दोगे, बाकी सब वही है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। तो हमने यहाँ पर यह किया कि हमने यहाँ पर हमारा वॉल्यूम वाला चैप्टर भी, वॉल्यूम वाला टॉपिक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं टाइम की तरफ। ओके, अब हमने स्टार्ट कर रहे हैं टाइम। अब टाइम में हमने क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। तो टाइम की डेफिनेशन तो नहीं याद करनी, ठीक है, लेकिन हमने याद करना है कि टाइम को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं और उन सब इंस्ट्रूमेंट्स को हम किस तरह ऑपरेट करते हैं और कब कब किस किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है। ओके, और किस तरह टाइम इंटरवल्स को करेक्टली मेजर करना है, ये चीज़ हमने पढ़नी है टाइम टाइम के अंदर। ओके, तो टाइम को मेजर करने के लिए सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो है वो है क्लॉक, जो आप सबके घर में लगी हुई है, राइट। एक इंस्ट्रूमेंट है स्टॉप वॉच, एक है स्टॉप वॉच, ठीक है, जो आपने नहीं देखी होगी, इस तरह की लगती है। और एक आपके पास है डिजिटल क्लॉक, ठीक है, डिजिटल टाइमर, इसको डिजिटल टाइमर कहते हैं। अच्छा, टाइम इज measured using a stopwatch, टाइम इंटरवल, हाउ लर्न हाउ टू मेजर टाइम टेकन फॉर वन। अच्छा, ये करते हैं, ठहरो ठहरो करते हैं। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पर देखो, आपके पास यहाँ पे एक क्लॉक है, आपके पास यहाँ पे एक टाइमर है और आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास यहाँ पे एक डिजिटल टाइमर है। ओके, अब अज्यूम करो कि आपने, आपकी घर वालों ने ना, मुझे पता है आपको सबको प्रेशर कुकर का पता होगा, तो आप लेके आए कीमा। अब कीमे को ना, बेसिकली बड़ा गोश्त है, उसको प्रेशर कुकर लगाया हुआ है। आपके घर वाले कहते हैं टाइम नोट कर लो, मुझे पूरे आधे घंटे के बाद बताना, ताकि मैं प्रेशर कुकर बंद कर दूँ। ओके, अब वो प्रेशर कुकर वो टाइम मेजर करने के लिए, वो टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए आधे घंटे का, आप घड़ी पे देखते हो कि भाई अभी 12 बजे हुए हैं, मैं 12:30 पे अम्मी को बता दूंगा कि भाई आधा घंटा हो गया है, चूल्हा बंद कर दे। ओके, तो इस काम के लिए जब बड़े टाइम इंटरवल्स हों, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम घड़ी यूज़ करते हैं, क्लॉक, हम क्लॉक यूज़ करते हैं। लेकिन अगर टाइम इंटरवल सेकंड्स का हो, अगर टाइम इंटरवल सेकंड्स का हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि भाई आपने आप बेसिकली कर रहे हो एक एक्सपेरिमेंट, आपने छत से बॉल ड्रॉप की और आपने ये देखता है कि छत से बॉल जब ड्रॉप की जाती है तो ज़मीन पर हिट करने तक उसको कितना टाइम लगा। अब इसके लिए तो घड़ी यूज़ नहीं कर सकते ना भाई, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, घड़ी तो गलत ही बताएगी, उसमें गलतियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा एरर्स आएंगे। जब आपने छोटा टाइम इंटरवल मेजर करना हो सेकंड्स का, तो आप यूज़ करते हो स्टॉप वॉच। अगर आपने और छोटा टाइम इंटरवल यूज़ करना है, अगर आपने और छोटा टाइम इंटरवल यूज़ करना है, बहुत छोटा, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लो कि इसकी अच्छी एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है, जो काम बहुत फ़ास्ट होता हो। जी, अगर आप साउंड की स्पीड निकाल रहे हो, ठीक है,
या फिर एज्यूम करो आप बॉल को बहुत छोटी हाइट से ड्रॉप कर रहे हो, बहुत छोटी हाइट से ड्रॉप कर रहे हो, मतलब 1 मीटर से ड्रॉप कर रहे हो, तो आपने टाइम निकालना है। जब बहुत छोटा टाइम इंटरवल हो, जब टाइम मिलीसेकंड्स में आ जाए, तो फिर आप यूज़ करते हो डिजिटल टाइमर, क्योंकि ये आपको मिलीसेकंड्स तक भी रीडिंग दे देता है, ठीक है? यहाँ से समझ आया? ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स ये कब-कब यूज़ होते हैं? अच्छा जी। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है पेंडुलम। बेसिकली पेंडुलम जो है ना, ये कह लो कि एक छोटा-सा पीछे ना टेबल से लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे, ओके। इसके साथ एक रस्सा बाँधा होता है, एक रोप होती है और उसके आगे ना एक बोब बाँधा होता है, मेटल का बोब, ठीक है? इस पूरे को पेंडुलम कहते हैं। आप जब इसको छोड़ते हो ना यहाँ से इसको छोड़ोगे, ये स्विंग करेगा, कभी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये पेंडुलम स्विंग करेगा, ठीक है? एक ऑस्किलेशन किसे कहा जाता है? एक ऑस्किलेशन कहा जाता है जब ये वाई से ज़ेड पे जाएगा और ज़ेड से वापस वाई पे आएगा, तो ये इसका वन ऑस्किलेशन होगा, वन ऑस्किलेशन, ठीक है? अब आपसे ये कहा जाता है कि आपने इसका वन ऑस्किलेशन का टाइम निकालना है, कि एक ऑस्किलेशन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ओके? अब अज़्यूम करो आपके पास स्टॉप वॉच है, अब आप गलतियाँ करोगे कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने जैसे ही छोड़ा ना, आपने अपनी तरफ से तो स्टॉपवॉच को दबा दिया, लेकिन आपका माइंड, ठीक है, प्रोसेस करने में और सिग्नल्स आपके हाथ तक भेजने में टाइम लगाता है और आप उतने टाइम, उतने मिली सेकेंड्स आप लेट हो जाओगे, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा लेट दबाओगे और जब रोकने की बारी आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे किया, जब वापस आ रहा है, आपको आपको लगा यहाँ पे आ गया, जब बिल्कुल यहाँ पे आ गया, तो आपके माइंड ने कहा बंद कर दो और जब सिग्नल आपके हाथ तक पहुँचे, तब कुछ मिली सेकेंड्स गुज़र चुके थे और वो हो सकता है थोड़ा-थोड़ा-सा और आगे आ जाए, थोड़ा पीछे चला जाए। ठीक है? तो आपने थोड़ा-सा लेट दबाया, तो इस तरह से क्या होता है, आपके पास टाइम में गलती आएगी। आपको एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये ह्यूमन एरर को इसे कहते हैं ह्यूमन एरर, ह्यूमन रिएक्शन टाइम। हमारा रिएक्शन टाइम ना इतना अच्छा है कि हम फटाफट दबाएँ और फटाफट बंद कर दें, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ऑस्किलेशन का टाइम निकालने के बजाय हम 10 टू 20 ऑस्किलेशंस का टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये किया कि 10-20 सेकंड 10 ऑस्किलेशंस का टाइम निकाला, मतलब 10 बार ये चक्कर लगाने में उसको टाइम लगे 5 सेकंड्स। अब मैंने निकाला है एक ऑस्किलेशन को कितना टाइम लग रहा है, तो मैं सिंपली 5 को 10 से डिवाइड कर दूँगा, सिंपल मैथ्स, 0.5 सेकंड्स। मुझे पता चल गया कि भाई एक ऑस्किलेशन को 0.5 सेकंड्स लग रहे हैं और यही अगर आप सोचो, अगर आपने 0.5 हाफ सेकंड का टाइम मेज़र करना होता, हाफ सेकंड में 2 बार स्टॉपवॉच को दबाना होता, तो आप ऑफ कोर्स गलती करते। टाइम 0.4 आ सकता था, 0.3 आ सकता था, 0.45 आ सकता था, 0.55 आ सकता था, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ आती। तो इस तरह क्या करते हो, बेसिकली इसे कहा जाता है, आप क्या करते हो, आप नंबर ऑफ ऑस्किलेशन से डिवाइड कर देते हो, ठीक है? इस तरह आप एक एक्यूरेट आंसर ऑब्टेन कर सकते हो, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट। बिल्कुल क्लोज़ ये भी नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट आंसर ऑब्टेन कर सकते हो। अब ये एक्यूरेट क्या होता है ये बताता हूँ, टेंशन नहीं लो, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गया? ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसिजन। एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसिजन, ठीक है? और ये सिर्फ इधर काम नहीं आता, ये वाला जो भी आपको मैंने प्रोसेस सिखाया, ये हर जगह पे काम आता है, बहुत जगह पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया कि आप बॉल का टाइम मेज़र कर रहे हो कि बॉल को ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है। अब हो सकता है आप स्टॉपवॉच को देर से दबाओ, जल्दी दबाओ, ठीक है? तो आप एक बार टाइम मेज़र करने के बजाय आप वो रीडिंग मल्टीपल टाइम्स लोगे, ठीक है? आप वो रीडिंग मल्टीपल टाइम लोगे, फिर उनका एवरेज निकाल लोगे कि एवरेज क्या रीडिंग आ रही थी और मैंने वही प्रोसेस यहाँ पे किया। तो ये चीज़ याद रखो, ठीक है? अच्छा जी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसिजन। एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसिजन, ठीक है? एक्यूरेसी मीन्स
एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि हाउ क्लोज योर मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब होता है हाउ क्लोज योर मेजर्ड वैल्यूज आर टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं और मैं आपसे कहूँ कि एक 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 पेंसिल है, ठीक है, ये एक लाइन है, इसकी जो लेंथ है ना, जो असली लेंथ है वो आपके पास है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है। और आपने लेंथ मेजर की, आपको दो आंसर्स मिले, मतलब एक लेंथ आपने मेजर की, एक लेंथ आपके भाई या बहन ने मेजर की। ठीक है। जो लेंथ आपने मेजर की वो आ रही थी आपके पास 5.5 सेंटीमीटर, और जो आपके भाई या बहन ने मेजर की वो आ रही थी 5 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ इन दोनों में से सोचो जरा कौन सी लेंथ ज़्यादा करीब है इसके एक्चुअल लेंथ के। 5.5 ऑफ कोर्स ये वाली ज़्यादा करीब है, तो हम कहेंगे ये वाली लेंथ ज़्यादा एक्यूरेट है। ये वाली लेंथ क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट है। तो हाउ, ये बताती है हाउ क्लोज योर मेजर्ड वैल्यूज आर टू द ट्रू वैल्यू। अगर बात करें प्रिसीजन की, अगर बात करें प्रिसीजन की, ठीक है, इसका मतलब है हाउ क्लोज योर मेजर्ड वैल्यूज आर टू ईच अदर। हाउ क्लोज योर measured values are to each other, कि वो आपस में कितने करीब करीब हैं। अब हम यही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यही एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक स्केल है, ठीक है, उसकी लेंथ 5.6 मीटर है। अब आप तीन बहन भाई हो, आप तीनों ने एक एक लेंथ मेजर की है। ये लेंथ आपकी, ये आपके किसी बहन भाई की, और ये अगेन किसी बहन भाई की। अब एक ने लेंथ मेजर की 5 पॉइंट और मैक्स से 4.5, आपने लेंथ मेजर की, आपकी लेंथ आई 4.5, आपके भाई की आई 4.6, एक की आई 4.4। अब ये तीनों लेंथ्स जो है ना, ये एक्चुअल वैल्यू से तो काफ़ी दूर है ना? काफ़ी दूर है, लेकिन एक दूसरे के करीब हैं, तो ये वैल्यूज़ हम कहेंगे दे आर प्रिसाइज़। ठीक है? दे आर प्रिसाइज़। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स बाय एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। आई होप इट मेक्स सेंस। ठीक है? अब लास्ट चीज़ हमारी रहती है जो कि है यूनिट कन्वर्जन। ठीक है? अब इसे भी कर लेते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, आज की वीडियो का, जो कि है यूनिट कन्वर्जन। अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने वॉल्यूम कंप्लीट कर लिया, हमने टाइम कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन कर लिया। अब हम करेंगे यूनिट कन्वर्जन फॉर फॉर टाइम। ठीक है? यूनिट कन्वर्जन फॉर टाइम, क्योंकि यही मसला होता है, यही ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मसला आ रहा होता है। ओके, तो यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। सो याद रखो, जब भी आप एक छोटी वैल्यू से, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाओगे ना, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाओगे तो आप डिवाइड करोगे, और जब भी आप एक बड़े यूनिट से छोटे पे जाओगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है? अब जो तीन यूनिट्स के बारे में पता हो ना आपको यूनिट कन्वर्जन में, वो क्या है, सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स। ओके, याद रखो सेकंड्स और मिनट्स मिनट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 60 का है, मिनट्स और आवर्स के दरमियान में जो डिफरेंस है वो 60 का है। ओके, अगर हम सेकंड से मिनट्स में जा रहे हैं, हम एक्चुअली एक स्मॉलर यूनिट से बड़े यूनिट पे जा रहे हैं, तो हम डिवाइड करेंगे, किसके साथ डिवाइड करेंगे, डिफरेंस के साथ डिवाइड करेंगे। हम जब लोग मिनट से आवर्स पे जा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे किससे, करेंगे डिफरेंस के साथ। हम जब आवर्स से मिनट्स पे आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, डिफरेंस के साथ। एंड सेम गोज विद मिनट्स टू सेकेंड एज वेल। ठीक है? अब करके देखते हैं, अगर मैंने 1.5 आवर्स को मिनट्स में करना है, मैंने 1.5 आवर्स को
आवर्स से मिनट्स में जाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे आ रहा हूँ, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, 60 के साथ, डिफरेंस के साथ, 90 मिनट्स, 120 मिनट्स इसको आवर्स में करने। अब मैं मिनट से आवर्स में जा रहा हूँ, मैं एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जा रहा हूँ, तो मैं डिवाइड करूँगा डिफरेंस के साथ। मैंने 60 के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है? 3600 आवर्स, 3600 सेकंड्स को हमने आवर में करना है। 3600 सेकंड्स को हमने आवर में करना है। अब हमने क्या करना है, हमने 2 जंप्स करनी है। हमने सेकंड से आवर्स पे जाना है। पहली चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक छोटे यूनिट से बड़े पे जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे। हमारे पास 2 तरीके हैं कि पहला हम लोग सेकंड से जाएँ मिनट्स पे और फिर मिनट से आवर्स पे जाएँ, या हम डायरेक्टली भी जा सकते हैं आवर्स तक, ठीक है? तो अगर हम सेकंड से आवर्स पहले मिनट्स पे जाएँ, फिर आवर्स पे जाएँ, तो क्या करूँगा, मैं पहले सेकंड्स को मतलब 60 सेकंड्स को डिवाइड करूँगा, 3600 को डिवाइड करूँगा 60 के साथ, ठीक है? और मैं आ जाऊँगा मिनट्स में, बस 60 मिनट्स आ गए, ओके? और अब मैंने जाना है आवर्स में, तो मैं फिर से 60 को 60 से डिवाइड करूँगा, मेरे पास आ गया 1 आवर। 3600 सेकंड्स इज़ इक्वल टू 1 आवर, ओके? अच्छा जी। और दूसरा तरीका ये है कि आप, अच्छा ये तरीका सुनिए, यहाँ समझाया हुआ था कि आप पहले 3600 को 60 से डिवाइड करोगे, आप मिनट्स में आ गए, फिर 60 को फिर 60 से डिवाइड करोगे, आप आवर्स में आ गए। जो बड़ा तरीका है, एक और तरीका है, वो ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हो। बीच में क्या हो रहा है, आपके पास 2 स्टॉप्स आ रहे हैं ना, आप दोनों स्टॉप्स के डिफरेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट 3600। अब ये 3600 क्या है? ये सेकंड से आवर्स के दरमियान वाला वाला डिफरेंस है। ये सेकंड से आवर्स के दरमियान वाला डिफरेंस है। 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो, सेकंड्स में आवर्स, सेकंड से आवर्स में जा रहे हो, स्मॉलर यूनिट से बड़े यूनिट पे जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, डिफरेंस से डिवाइड करोगे, 3600 से डिवाइड करोगे। आपने 3600 को डिवाइड किया 3600 से, आपके पास 1 आवर आ गया, ठीक है? इस तरह से। अच्छा जी। तो ये हमारा बेसिकली कुछ बेसिक चीज़ें थी जो टाइम में आप लोग गलती करते हो। बेसिकली टाइम में अगर लिखा हो ना 1.5 आवर्स, याद रखो, अगर टाइम में लिखा हो 1.5 आवर्स, ठीक है? तो ये 1 मिनट, 1 आवर 50 मिनट्स नहीं है, याद रखना, ये गलत हो जाएगा। अगर आपने 1.5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो आप लाज़मी क्या करोगे, डिफरेंस से मल्टीप्लाई करोगे, जो कि 60 है। आप जब 1.5 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास आएँगे, यू कैन से के 90 मिनट्स आएँगे, 90 मिनट्स, ठीक है? ये क्या है? ये आपके पास 1 आवर और 30 मिनट्स है, ठीक है? तो ये गलती ना करना, ये गलती बहुत से बच्चे कर रहे होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल भी कर लेते हैं आज हम। या आई गेस हो गया होगा। अगर नहीं है ना कंप्लीट, अगर नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो से पहले एक आधा सवाल करवा लूँगा। देखिए सवाल क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे पास्ट पेपर्स करेंगे। हमारे पास आखिरी रह गया है, एरर्स रह गए हैं। बस एरर्स रह गए हैं और ये पास्ट पेपर क्वेश्चन रह गए। बाकी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मज़ा आया हो आज के लेक्चर में, आपको सारा समझ आया होगा। समझ आया है तो मेक श्योर मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना, और मेक श्योर कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप आगे भी शेयर करना। इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर लाइव क्लासेस, ठीक है, और आप वीकली टेस्ट का फ़ायदा उठाना चाहते हो, डेली टॉपिकल्स, मंथली होमवर्क्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, फ्री रिसोर्सेज और बहुत कुछ, तो यू कैन जॉइन आवर सेशंस एज़ वेल। बहुत अफोर्डेबल फ़ी है। तो उसके लिए नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में, आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर टुडे जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।